नमस्कार साथियों, मैं सुरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं सरोकार एक इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वह आफ्टर दैट बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि हमने पिछली क्लास में कौन कौन सी फसलें पढ़ ली। हम एग्रोनॉमी जो कि आपके एग्रोन 211 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें आपके फर्स्ट क्लास में हमने टॉपिक 1 से 4 कवर कर लिए थे। उसके बाद में सेकंड क्लास की बात करें तो सेकंड क्लास में हमने 5 और छठा टॉपिक कवर कर लिया। आज की क्लास में हम 7 और 8वां टॉपिक कवर करेंगे। कौन सा? 7वां और 8वां टॉपिक कवर करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्रॉप है वो क्या है? सरसों या मस्टर्ड है। क्या है? सरसों या मस्टर्ड। तो रेपसीड और सरसों जिसकी उत्पत्ति, भौगोलिक वितरण, आर्थिक महत्व, मृदा और जलवायु संबंधित आवश्यकताएं, किस्में और कृषि पद्धतियां और उपज के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो जो आपकी सरसों या मस्टर्ड की फसल है उसके बीज इस प्रकार के दिखाई देते हैं। और बात करें इसकी बोटनिकल नाम की, सरसों के बोटनिकल नेम की बात करें तो ब्रेसिका स्पीसीज है। क्या है? ब्रेसिका स्पीसीज। और इसके कुल की बात करें, इसके कुल या फैमिली की बात करें तो वो क्या है? कुर्सीफेरी। और इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें, मस्टर्ड या सरसों की फसल है, इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो कितने? 36। कितने हैं? 36। और इसके पुष्पक्रम की बात करें, जो सरसों का पुष्पक्रम होता है उसके पुष्पक्रम की बात करें, पुष्पक्रम रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। सरसों में अंकुरण की बात करें, मस्टर्ड में अंकुरण की बात करें, अंकुरण इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है? इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं सरसों के बीज तेल में जो तीखापन आता है, तीखापन किसके कारण होता है? तीखापन की बात करें तो आइसोथियोसाइनेट के कारण। आइसोथियोसाइनेट के कारण। किसके कारण? आइसोथियोसाइनेट के कारण। तो आगे हम देखते हैं अपनी स्लाइड पे। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो आप बोटनिकल नेम है उनको बार बार रिवाइज करोगे तभी आपको याद होंगे। तो एक बार हम वापस देख लेते हैं। सरसों का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ब्रेसिका स्पीसीज है। क्या है? ब्रेसिका स्पीसीज। और इसके कुल या फैमिली की बात करें या परिवार की बात करें वो क्या है? कुर्सीफेरी है। कुर्सीफेरी। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत या चीन। मतलब कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा भारत मानी जाती है और कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी उत्पत्ति चीन मानी जाती है। उसके बाद में इसके पुष्पक्रम की बात करें, मस्टर्ड या सरसों का पुष्पक्रम है वो रेशम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। उसके बाद में इसके फल प्रकार की बात करें कि मस्टर्ड या सरसों में फल प्रकार किस प्रकार का पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके न्यू टाइप या रिक्त स्थान में पूछ सकते हैं कि सरसों में फल प्रकार किस प्रकार का पाया जाता है। तो सिलिकोआ प्रकार का फल प्रकार पाया जाता है। उसके बाद में अंकुरण की बात करें तो अंकुरण इसमें इपीजियल प्रकार का पाया जाता है। किस प्रकार का पाया जाता है? इपीजियल प्रकार का अंकुरण पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो इसके परागण की, तो इसमें परागण स्वपरागण पाया जाता है। सरसों में परागण कौन सा पाया जाता है? स्वपरागण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो सरसों के बीजों में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो सरसों के बीजों में 33 से 37% तेल पाया जाता है। कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 33 से 37% तेल पाया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो इसके गुणसूत्र संख्या की बात करें 2n, क्रोमोसोम की बात करें तो 36 पाए जाते हैं। सरसों या मस्टर्ड में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो 36 पाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें राई में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है?
मतलब जो सरसों का बीज होता है वो थोड़ा मोटा होता है, और जो राई का बीज होता है मतलब वो सरसों से थोड़ा छोटा होता है। तो राई में जो तेल की प्रतिशत मात्रा की बात करें तो 45% तेल पाया जाता है। कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 45% तेल पाया जाता है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं तारा मेरा। क्या? तारा मेरा, उसमें कितने कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 28% तेल पाया जाता है। कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? 28%। उसके बाद में बात करें तो सरसों के तेल में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? सिनिग्रीन के कारण आती है। और जो तीखापन होता है वो आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है। किसके कारण होता है? आइसोथियोसाइनेट के कारण। आगे देखते हैं हम सरसों की उत्पत्ति के बारे में। तो आपको उत्पत्ति में केवल वही याद रखना है, भारत या चीन। इसमें आपको बड़ा चढ़ाकर तो आपको ही लिखना होगा। जैसे कि ऊपर हमने देखा इसकी उत्पत्ति क्या है, भारत या चीन है। तो आपको इसमें लाइन बनाकर ऐसे लिख सकते हो कि सरसों की उत्पत्ति कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा भारत मानी जाती है और कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा चीन मानी जाती है। तो अब हम आगे चलते हैं सीधे अगले टॉपिक में। तो ये है अपने आर्थिक महत्व। सरसों का जो आर्थिक महत्व है उसके बारे में देखते हैं। एक तो है खाद्यान्न तेल उत्पादन के लिए, मतलब सरसों के बीजों के द्वारा जो तेल उत्पादन किया जाता है उसे खाद्य तेल के रूप में काम में लिया जाता है। रेपसीड और सरसों प्रमुख तिलहनी फसल है और भारत में कुल तिलहनी उत्पादन में 28% योगदान देती है। मतलब जो सरसों या मस्टर्ड की फसल है आपके, वो राजस्थान में कम से कम तेल उत्पादन में 28% अपना योगदान देती है उत्पादन। उसके बाद में आगे बात करें तो इसमें ऑयल कंटेंट, तेल की मात्रा की बात करें तो हमने पहले भी देखा था तेल की मात्रा इसमें 33 से 37% पाई जाती है। उसके बाद में आगे देखते हैं सरसों का तेल खाना पकाने के लिए, अचार और पारंपरिक औषधियों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट महत्व की बात करें तो इंडस्ट्रियल यूज, औद्योगिक उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग सनहैक, साबुन, पेंट और बायोडीजल बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और आगे बात करें तो रेपसीड का उपयोग कैनोला तेल बनाने के लिए काम में लिया जाता है और जिसमें कम से कम इरूसिक एसिड और हृदय के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। मतलब हृदय के संबंधित यह फायदेमंद होता है। उसके बाद में बात करें तो पशु चारा और उप उत्पाद की बात करें तो सरसों की खली पशुओं के चारे और जैविक खाद के रूप में उपयोगी होती है। मतलब जो सरसों की खली होती है वो पशुओं को खिलाने के लिए काम में ली जाती है, आहार के रूप में काम में ली जाती है। उसके बाद में आगे देखते हैं सरसों के पत्तों का उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। जो आपके सरसों के पत्ते होते हैं उसका उपयोग सब्जी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में आगे देखें तो औषधीय और स्वास्थ्य लाभ की बात करें तो सरसों के तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे बात करें तो यह ओमेगा 3 फैटी एसिड के भरपूर होता है जो हृदय संबंधित रोगों के लिए लाभदायक होता है। कौन से रोगों से संबंधित लाभदायक होता है? हृदय रोगी संबंधित लोगों के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है आपके सॉइल एंड क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, मृदा और जलवायु की आवश्यकता के बारे में देखते हैं। पहला है सॉइल रिक्वायरमेंट, मिट्टी की आवश्यकता या मृदा की आवश्यकता। अच्छी जल निकास वाली दोमट से दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मतलब सरसों की फसल के लिए जो मिट्टी होती है वो अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपके खेतों के चारों में बड़ी बड़ी मेंढे बनी हुई हो जिससे खेतों का जो पानी है वो आसानी से बाहर निकास नहीं हो पाता है, जिससे फसल के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद में आगे पॉइंट की बात करें तो सॉइल पीएच की बात करें तो सरसों की फसल के लिए सॉइल पीएच की बात करें तो 5.5 से 8 पीएच उपयुक्त रहती है। कितनी? 5.5 से 8 पीएच उपयुक्त रहती है। उसके बाद में आगे बात करें तो जैविक पदार्थों से भरपूर व अच्छी जल निकास वाली मृदा में उपज अधिक होती है। अगर
आपके खेत में जैविक पदार्थ की मात्रा अच्छी होगी तो उपज अधिक होगी। उसके बाद में आगे बात करें तो काली कपास मृदा और भारी चिकनी मृदा उपयुक्त नहीं होती है। जो इस सरसों की फसल के लिए काली कपास व भारी मृदा उपयुक्त नहीं मानी जाती है। उसके बाद में आगे देखें, क्लाइमेट कंडीशन की बात करें, जलवायु की आवश्यकता की बात करें तो रेपसीड और सरसों रबी मौसम की फसल है और इनका अक्टूबर व मार्च में उत्पादन होता है। अक्टूबर से मार्च में उत्पादन होता है। उसके बाद में इसकी बात करें आदर्श तापमान की, आदर्श टेम्परेचर की बात करें तो इसकी वृद्धि काल के लिए 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है और 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होने पर इसकी उपज में कमी आ जाती है। अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो इसकी जो उपज होती है उसके उपज में कमी आ जाती है। उसके बाद में आगे बात करें तो रेनफॉल या वार्षिक वर्षा की बात करें तो मस्टर्ड की फसल के लिए 350 से 1000 mm वर्षा की आवश्यकता होती है और सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में 500 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कितने? 350 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। उसके बाद में आगे बात करें तो ये शुष्क एवं ठंडी जलवायु व पकने की कटाई के समय अच्छी होती है। उसके बाद में इसके वर्गीकरण की बात करें तो जो सरसों का वर्गीकरण है वो हर साल आपको पूछा जाता है। हर साल आपके पांचवे के पहले या सेकेंड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं। तो आपकी जो ब्रेसिका ओलेरेसिया और ब्रेसिका कंपेस्ट्रेटिस है, जिसके ब्रेसिका ओलेरेसिया व ब्रेसिका कंपेस्ट्रेटिस, ब्रेसिका नाइगर और ब्रेसिका ओलेरेसिया के क्रॉस से जो आपकी वेराइटी होगी वो ब्रेसिका कोरिनेटा होगी और ब्रेसिका कंप्रेसिटिस और ब्रेसिका नाइग्रा से जो वेराइटी बनेगी वो है ब्रेसिका जुंदुसिया और ब्रेसिका ओलेरेसिया और ब्रेसिका कंप्रेसिटिस से जो बनेगी वो है ब्रेसिका नुपस। इस प्रकार का एक त्रिकोण बनेगा। ये त्रिकोण आपके हर साल पांचवे के फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में हर साल पूछा जाता है। उसके बाद में आगे बात करें किस्म या वेराइटी की बात करें तो फर्स्ट किस्म है आपके बायो 902, जिसे क्या कहते हैं? पुसा जैव किसान कहते हैं। क्या कहते हैं? पुसा जैव किसान कहते हैं। ये प्रथम जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा विकसित किस्म है। इस किस्म को वीएल चोपड़ा के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? वीएल चोपड़ा के द्वारा। वीएल चोपड़ा के द्वारा विकसित किया गया है। इसकी प्रथम संकर किस्म की बात करें तो प्रथम संकर किस्म है NRCHB 506। क्या है? NRCHB 506 है, जिसे सेवर भरतपुर 2009 में विकसित किया गया है। और तोरिया की बात करें तो तोरिया जिसके टाइप 9, टाइप 36 और सगम और भवानी किस्में हैं। और बुरी सरसों की किस्मों की बात करें तो बुरी की सरसों की किस्म है भूसा कल्याणी व शुक्ला। क्या है? भूसा कल्याणी व शुक्ला। मस्टर्ड या राई की बात करें तो इसकी किस्मों की बात करें तो क्रांति, वरुणा, कृष्णा, रोहिणी और उषा बोल्ट है। क्या है? उषा बोल्ट। तारामीरा की बात करें तो तारामीरा की कौन सी किस्म है? T27। कौन सी है? T27। उसके बाद में मस्टर्ड की प्रथम संकर किस्म की बात करें तो NRCHB 506 और 501 है, जो कि 2009 में विकसित की गई। कहां पर विकसित की गई? सेवर भरतपुर में विकसित की गई। उसके बाद में आगे देखें डायरेक्टर ऑफ रेस्पिड डायरेक्टर ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च की बात करें, DRMR की बात करें, रेपसीड और सरसों अनुसंधान निदेशालय की बात करें वो की है
वो है सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर में यह भारत में एकमात्र कृषि अनुसंधान संस्थान है जो मुख्य रूप से रेपसीड और सरसों की फसल के सुधार पर केंद्रित है। राजस्थान के भरतपुर में स्थित DRMR रेपसीड और सरसों की खेती उत्पादकता की गुणवत्ता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए इस संस्थान को विकसित किया गया है। उसके बाद में आगे बात करें कृषि तकनीकी की बात करें तो कृषि तकनीकी में है, फर्स्ट पॉइंट है आपके लैंड प्रिपरेशन की बात करें, भूमि की तैयारी की बात करें तो सरसों की फसल की बुआई से पहले 2 से 3 बार जुताई करने के बाद भूमि को समतल बनाकर उसकी बुआई करनी चाहिए। 5 से 10 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी चाहिए और खेत में उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आपका सरसों का खेत है उसमें उचित जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट की बात करें तो सोविंग टाइम एंड मेथड की बात करें, बुआई का समय और विधि की बात करें। आदर्श बुआई काल की बात करें तो मध्य अक्टूबर से नवंबर में होता है। जो आपकी आदर्श बुआई की बात करें तो मध्य अक्टूबर से नवंबर के बीच में की जाती है और अर्ली की बात करें तो अक्टूबर के प्रारंभ में की जाती है। दिसंबर में देरी से बुआई करने पर उपज कम हो जाती है। मतलब अगर आप देरी से बुआई करते हैं तो सरसों की जो उपज होती है उसकी उपज में कमी हो जाती है। उसके बाद में सीड रेट की बात करें, बीज दर की बात करें तो इंडियन मस्टर्ड की बीज दर की बात करें तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है? 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। सोविंग मेथड की बात करें, बुआई की विधियों की बात करें तो बुआई की विधि आपकी छिड़काव विधि काम में ली जाती है जो पारंपरिक लेकिन कम कुशल होती है। जो आपकी ये विधि होती है वो कम कुशल होती है। लाइन से बुआई की बात करें तो बेहतर उपज के लिए अनुशंसित पंक्तियों के बीच में 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई की जाती है। और ड्रिल अंकुरण और पौधों की वृद्धि में सुधार करती है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें, पोषक व उर्वरक प्रबंधन की बात करें। पोषक जिसमें नाइट्रोजनिक उर्वरक है, जिसके नाइट्रोजनिक उर्वरकों की बात करें तो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। और फास्फोरस युक्त उर्वरक की बात करें तो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। और पोटेशियम युक्त उर्वरक की बात करें तो पोटेशियम युक्त उर्वरक 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। और सल्फर युक्त उर्वरक, जो आपके सल्फर युक्त उर्वरक है उसकी बात करें तो 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उर्वरक की आवश्यकता होती है। जो आपके सल्फर युक्त उर्वरक डालने से जो आपके सरसों के बीज है या बीजों में तेल की मात्रा बढ़ाने के काम में आता है। उसके बाद में आगे देखें तो 50% नाइट्रोजन बुआई के समय व शेष पहली सिंचाई के समय देनी चाहिए। मतलब जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसे पहली सिंचाई में 50% पहली सिंचाई में दे देनी चाहिए और शेष 50% है जो आगे जो सिंचाई करेंगे उसमें उसके साथ दे देंगे। इसके प्रबंधन की बात करें तो फूल बनने का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है और फलियों के बनने के समय देते हैं। उसके बाद में आगे बात करें इरिगेशन या सिंचाई की बात करें, सरसों की फसल में इरिगेशन या सिंचाई की बात करें तो इसमें सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण भरण की बात करें तो बुआई से पहले बेहतर अंकुरण के समय सिंचाई करनी चाहिए और क्राउन रूट की शुरुआत के समय बुआई के कम से कम 20 से 25 दिन बाद में ये सिंचाई की जाती है। और अगली सिंचाई है जो कि आपके पुष्प आने की अवस्था पे की जाती है और लास्ट सिंचाई है वो आपके फली बनने की अवस्था में की जाती है। उसके बाद में आगे बात करें अधिक सिंचाई से फफूंद जनित रोग हो जाता है। अगर सिंचाई अधिक करेंगे तो आपके जो फफूंद जनित रोग हैं उसके अधिक होने की संभावना होती है।
खरपतवार की बात करें, खरपतवार नियंत्रण की बात करें, सामान्य खरपतवार है जो कि आपके चिनोपोडियम, फेलेरिस माइनर और एनागलिस। और खरपतवार नियंत्रण की विधियां की बात करें तो खरपतवार नियंत्रण की खरपतवार नियंत्रण करने के लिए आपको सर्वप्रथम मतलब बुआई के कम से कम 20 से 25 दिन बाद एक अच्छी निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। और इसके बाद भी खरपतवार हो तो दूसरी बार भी कम से कम 30 से 40 दिन बाद में एक बार और निराई गुड़ाई कर लेनी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं सरसों के रोग। सरसों के रोगों में पहला रोग है आपके डाउनो मिल्ड्यू रोग, जिसके रोग कारक की बात करें तो क्या है, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। क्या है, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। और सेकेंड रोग है जो कि आपके क्या है, सफेद रोली रोग, जो किसके द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फफूंद के द्वारा होता है। जिसके रोगजनक की बात करें एल्ब्यूगो कैंडिडा है। क्या है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। थर्ड रोग की बात करें तो चूर्ण आसिता है। क्या है, चूर्ण आसिता, जिसे पाउडर मिल्ड्यू रोग कहते हैं, जिसका रोग कारक है इरिसाइपी क्रूसीफेरस। क्या है, क्रूसीफेरस, मतलब इसके जो कुल है उसके नाम पर ही है। क्या है, क्रूसीफेरस। इसके नियंत्रण की बात करें तो इसके नियंत्रण के लिए सल्फर युक्त कवकनाशी केराथेन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, केराथेन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं आपके कीट के बारे में। सरसों में लगने वाले कौन कौन से कीट है उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट कीट है आपके मोइला या चेपा। क्या है, मोइला या चेपा। और सेकंड कीट की बात करें तो सेकंड कीट है आपकी आरा मक्खी। क्या है, आरा मक्खी या मस्टर्ड सी फ्लाई। क्या है, मस्टर्ड सी फ्लाई है। और थर्ड कीट की बात करें वो उस कीट का क्या नाम है, पेंटेड बग। क्या है, पेंटेड बग, जिसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या है, बगराटा क्रूसीफेरम। क्या है, बगराटा क्रूसीफेरम। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें उपज के बारे में। क्या, उपज, जल्द एंड हार्वेस्टिंग की बात करें, उपज और कटाई की बात करें तो उपज जो कि इंडियन मस्टर्ड है, भारतीय सरसों की बात करें तो 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में आगे बात करें रेपसीड की बात करें तो रेपसीड की प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो 12 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। और तारामीरा की बात करें तो तारामीरा की प्रति हेक्टेयर उपज की बात करें तो 8 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। उसके बाद में इसका हार्वेस्टिंग और स्टोरेज की बात करें, कटाई व भंडारण की बात करें तो सरसों तब कटाई के लिए तैयार हो जाती है जब उसकी फलियां पीली हो जाती है और बीज कठोर हो जाता है। क्या होता है, बीज कठोर हो जाता है, तब उस समय इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। काटे गए पौधों को थ्रेसिंग से पहले 5 से 7 दिन तक सुखाया जाता है। कितने दिन, 5 से 7 दिन तक अच्छे से सुखा लिया जाता है। उसके बाद में उसकी थ्रेसिंग कर ली जाती है। और कवक संक्रमण को रोकने के लिए नमी रहित परिस्थितियों में उचित भंडारण कर लेते हैं। इस प्रकार हमने आज की क्लास में सरसों की संपूर्ण जानकारी देख ली है। एक बार हम इसके इंट्रोडक्शन को वापस रिवाइज कर लेते हैं। जो आपके सरसों का बोटनिकल नेम है वो ब्रेसिका स्पीशीज है। और इसके कुल की बात करें तो इसका कुल क्रूसीफेरी है। और इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति स्थान भारत था। क्या, भारत या चीन था। इसके पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें पुष्पक्रम रेशम प्रकार का पाया जाता है। और इसके फल प्रकार की बात करें तो इसमें फल प्रकार सिलिकुआ प्रकार का पाया जाता है। और इसके अंकुरन की बात करें तो अंकुरन इपिजल प्रकार का पाया जाता था। और इसमें गुणसूत्र संख्या की बात करें तो गुणसूत्र संख्या 36 पाई जाती है। तो आज की क्लास में हमने सरसों के बारे में संपूर्ण जानकारी देख ली है। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। धन्यवाद सर।